नमस्कार, मैं राकेश और मैं मुस्कान। दर्शकों, डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं हम एक विशेष मेहमान के साथ और उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं, किसी खास विषय पर और उनके बारे में भी जानते हैं। साथ ही दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिन है रविवार, और रविवार का जो दिन है ना, इस दिन का हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इसलिए क्योंकि इस दिन हम खुद को और अपने परिवार वालों को समय दे पाते हैं, अपने जो बचे काम हैं वो कर पाते हैं। और साथ ही राकेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, छुट्टी तो हम किसी भी दिन मना सकते हैं, लेकिन रविवार का ही दिन हम क्यों छुट्टी मनाते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल मुस्कान, काफ़ी ये रोचक सवाल है आपका है और बहुत लोगों के मन में ये जहन में ये सवाल उठता होगा कि छुट्टी के दिन तो मनाते हैं, लेकिन रविवार के दिन छुट्टी हुई कैसे, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो बड़ी रोचक कहानी है, जरूर इसको हम साझा करने का चाहेंगे। और आपने जो पूछा है हम बताना चाहेंगे, रविवार जो कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है वो आंदोलन का देश रहा है, हमें आज़ादी भी आंदोलन से ही मिली और रविवार की जो छुट्टी है वो भी आंदोलन का ही नतीजा रहा। और मैं बता दूं कि इसका जो श्रेय जाता है महाराष्ट्र के श्रमिक नेता हैं मेघाजी लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे, जिन्होंने ब्रिटिश हुक्मरानों के खिलाफ आवाज बुलंद की और 7 सालों तक लंबा आंदोलन चला। तब जाकर हमें सप्ताह में 6 दिन के बाद 7वां दिन हमें संडे को जो अवकाश का दिन घोषित किया गया। और रविवार का दिन तो होता है अपने अपने तरीके से छुट्टी मनाने का। बच्चे अलग तरह से एंजॉय करते हैं, बड़े घूमते हैं और बच्चों का भी कहीं ना कहीं पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, अपने मन पसंदीदा कार्टून देखते हैं घर पे। तो सभी के तरीके बिल्कुल अलग अलग होते हैं रविवार को छुट्टी मनाने के लिए, है ना? ये चीज़ आज मैंने पहली बार जाना। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि रविवार के दिन को हम छुट्टी मनाते हैं, कि आज संडे है, छुट्टी मनाएंगे, घर परिवार के साथ अपना कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन इसके पीछे का जो इतिहास है ये मैंने पहली बार जाना है कि ऐसा कुछ भी हुआ था। और साथ ही राकेश, जो दिन का समय होता है ना, वो बड़ा ही सकारात्मक होता है कि अगर दिन की जो शुरुआत है एक अच्छे विचार के साथ अगर हम करते हैं, एक अच्छी सोच के साथ करते हैं, तो पूरे दिन भर के लिए हमें एक मोटिवेशन मिलता है कुछ बेहतर करने के लिए। और आइए दर्शकों, आज के दिन की और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक अच्छे विचार के साथ। देखते हैं आज अनमोल वचन में आपके लिए क्या कुछ है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। महात्मा गांधी। मुस्कान, हम सभी की लाइफ में हम सभी जानते हैं कि हर इंसान की ज़रूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान। बिल्कुल। और इससे ज़्यादा अगर किसी को मिल जाता है तो मुश्किलें भी पैदा होती हैं। मतलब कि हर लोग चाहते हैं कि उनके पास एक अच्छी नौकरी हो, हंसता खिलता परिवार हो और इसी में अपना पूरा जीवन वो खपा देता है। लेकिन क्या हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे बीच, हमारे पास स्वच्छ वातावरण हो जो कि प्रदूषण से मुक्त हो, प्रदूषण बिल्कुल ना रहे? ऐसे कितने लोग हैं, मतलब कि मकान बनाने के नाम पर ना जाने कितने पेड़ काट देते हैं, लेकिन कितने पेड़ वापस हम लगाते हैं। और बहुत ही गंभीर मुद्दा है, सोचना तो पड़ेगा ही और इस पर हमें सभी को सोचना पड़ेगा। तो आज अभी हम बात करने जा रहे हैं पर्यावरण के मूल्यों के बारे में। पर्यावरण में मानवीय जीवन का हस्तक्षेप कितना ज़्यादा बढ़ गया, उसका कितना ज़बरदस्त प्रभाव देखने को मिल रहा है पर्यावरण पर भी और मानवीय जीवन पर भी। और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच हमने अपने स्टूडियो में अपने खास मेहमान को आमंत्रित किया है। आज हमारे बीच मौजूद हैं अशोक घोष जी। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे अशोक घोष जी हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार। अशोक घोष जी के बारे में बता दूं कि अशोक घोष जी पूर्व अध्यक्ष हैं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इसी के साथ साथ महावीर कैंसर संस्थान में शोध विभाग के अध्यक्ष भी हैं आप। पर्यावरण के मूल्यों पर हमने जैसा कि शुरुआत में चर्चा की, अशोक घोष जी कई सारी बातें इस पर करने के लिए हैं, लेकिन शुरुआत में पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि कई जगहों पर आपने अपना योगदान दिया है, तो जरूर चाहेंगे उसके बारे में आप बताएं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी आपने काम किया है और वर्तमान में अभी आप महावीर कैंसर संस्थान में शोध विभाग के अध्यक्ष भी हैं। तो अभी तक का जो अनुभव रहा है, इसके पूर्व में भी जहाँ आप कार्यरत हैं, कैसा अनुभव रहा है उसके बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद। मेरा बैकग्राउंड थोड़ा तिरछा आड़ा है। मैंने शुरुआत किया AN कॉलेज पटना से लेक्चरर के रूप में और वहाँ मैंने एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। कारण ये था कि ये 96 में मैंने स्टार्ट किया था ये। उसके पहले लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं थे और पर्यावरण का प्रदूषण उतना बड़ा समस्या भी नहीं था। मुझे अपना बचपन याद है, स्कूल याद है। मैं पटना हाई स्कूल में पढ़ता था, गर्दनी बाग में। बहुत हरा भरा मोहल्ला था, पेड़ पौधे थे और कभी हम लोग के दिमाग में ऐसा विचार आया ही नहीं कि हवा में कुछ प्रॉब्लम होगा या पानी पीने के लिए हमको फ़िल्टर लगाना होगा या बॉटल वाटर पीना होगा। किसी भी नल से पानी पीते थे
किसी भी जगह पर खेलते थे, कूदते थे, कोई समस्या नहीं था। लेकिन हमारे जीवन काल में इतना परिवर्तन हो गया कि आज आप परिचर्चा कर रहे हैं पर्यावरण पर। पर्यावरण के अध्ययन पर पूरे वर्ल्ड का फोकस है, खैर केवल इंडिया ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। और इसका कारण दो है, एक तो जियोजेनिक है, जो नेचुरल प्रोसेस है। पृथ्वी कभी भी स्थिर नहीं रही है, डायनेमिक है, पृथ्वी चेंज होते रहता है। आपने सुना होगा कि पृथ्वी का जब ओरिजिन हुआ था तो ये आग का एक गोला था, धीरे धीरे ठंडा हुआ और हम लोग के रहने लायक हुआ। और ये भी हम बराबर कहते हैं कि पृथ्वी में चेंज होते ही रहेगा। हम लोग अपने एक्टिविटी से उसको चेंज को एक्सीलरेट कर दिए। जो चेंज 500 साल में होना था उसको 50 साल में कर दिए, तो उसका प्रभाव हम ही लोग झेल रहे हैं। आज के दिन में आप देखते ही होंगे AQI की चर्चा होता है। बॉटल वाटर एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है और पानी का स्कर्सिटी भी इशू है। तो बहुत तरह का समस्या है और उसका प्रमुख कारण बहुत सारे स्पीसीज हैं अर्थ पर, जीव जंतु हैं, लेकिन अकेला मनुष्य जाति है, प्रजाति है, ये रिस्पॉन्सिबल है इस चेंज को एक्सेलरेट करने के लिए। जो पशु पक्षी हैं वो तो अपना नेचुरल लाइफ बिता रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने कंफर्ट के लिए, विलासिता के लिए, आराम के लिए इतने सारे संयंत्र जुटा लिए हैं, उसका कुप्रभाव हम ही लोग पर हो रहा है। बिल्कुल, उनका आवाज़ भी तो हम लोग नाश कर रहे हैं। नाश कर रहे हैं, हैबिट होगा नहीं, आबादी बढ़ रहा है। जब हम लोग आज़ाद हुए थे इंडिया 1947 में तो 36-37 करोड़ थे हम लोग। आज के दिन में 150 करोड़ क्रॉस कर गए हैं, लेकिन एरिया तो नहीं बढ़ा, घट ही गया। पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, बहुत सारा घटा और आबादी बढ़ते गया। तो ये आबादी को संसाधन चाहिए जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, श्वास लेने के लिए स्वस्थ हवा चाहिए। और इसका रिसोर्सेज तो केवल एक ही पृथ्वी है, एक से ज़्यादा पृथ्वी तो है नहीं। इसी पृथ्वी से हमको रिसोर्स लेना है। और आपने शुरुआत में महात्मा गांधी जी का नाम लिया, आप लोग के पूज्य हैं, मैं उनको बराबर कोट करता हूँ। जब भी मैं पर्यावरण पर बात करता हूँ तो महात्मा गांधी को जरूर याद करता हूँ कि उन्होंने बहुत पहले कहा था कि मदर अर्थ हैज़ सफिशिएंट फॉर योर नीड बट नॉट योर ग्रीड। बिल्कुल, ये फेमस वर्ड है। आज के दिन में मैं उसको मॉडिफाई कर दिया हूँ। गांधी जी के वक्तव्य से मैं सहमत हूँ, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इसको रीफ्रेज करता हूँ मैं कि मदर अर्थ हैज़ नॉट सफिशिएंट फॉर ग्रीड इवन नीड। ग्रीड के लिए भी नहीं है, नीड के लिए भी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि संसाधन है, सीमित है। चाहे पानी हो या हवा हो, सब वो सीमित है। या आप लकड़ी काटते हैं, पेड़ काटते हैं, फिर लगाते नहीं हैं। तो ये प्रोसेस को हमको रोकना होगा, एक बैलेंस मेंटेन करना होगा कि आप प्रकृति से क्या ले रहे हैं और बदले में क्या दे रहे हैं। आज पटना ही को आप देखिए, कंक्रीट का जंगल है चारों ओर, और पटने में, पूरे पटने में पानी का जो सप्लाई है वो ग्राउंड वाटर से होता है। हर घर में बोरवेल लगा हुआ है। और कंक्रीट का जंगल में हम लोग, जो वर्षा भी हो रहा है, उसके पानी को भूगर्भ में जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहे हैं। तो वो पानी नदी नालों से बह के गंगा में चली जाती है और नीचे से, ज़मीन से, पृथ्वी के अंदर से, भूगर्भ के अंदर से हम लोग पानी खींचते जा रहे हैं। तो आप पानी खींचते जाएंगे, देंगे नहीं, तो वही हो जाएगा कि बैंक से पैसा निकालते जाइए, जमा नहीं कीजिए तो आप बैंकरप्ट हो जाइएगा। और वो बिहार में भी हो रहा है। बिहार के बारे में लोगों का भ्रम है कि बिहार में बहुत पानी है। सही है, पानी भी है, बहुत नदी है और ग्राउंड वाटर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सीमित है, इनडेफिनिट नहीं है। और यही गति से अगर हम लोग अपना जीवन शैली को नहीं बदलेंगे, आबादी बढ़ती रहेगा, तो हम लोग का अनुमान है, अध्ययन है कि 2030 आते आते बिहार भी वाटर स्कार्स स्टेट में आ जाएगा। बहुत और गंभीर वो विषय बहुत है दूर नहीं मुस्कान। है। और आप सुनते होंगे कि नॉर्थ बिहार में भी पानी का स्कार्सिटी हो गया। बिल्कुल। पिछले कुछ सालों में दरभंगा जैसे शहर में पानी का ग्राउंड वाटर इतना नीचे चला गया कि ट्यूबवेल फेल कर गया। जैसा कि सर राकेश ने शुरू में ही बोला कि हम सभी के लिए रोटी, मकान और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ा ये भी कारण देखते हैं कि आजकल लोग पेड़ काट रहे हैं। खासकर अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन देखा जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे पर्यावरण को दूषित करने का, प्रदूषण को बढ़ाने का। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कहना चाहेंगे। नियम बहुत सारा है बना हुआ। जैसे आप पटना में देखेंगे ज़मीन का कीमत बहुत ज़्यादा है। लोग 1 कट्ठा 1.5 कट्ठा ज़मीन खरीदते हैं मुश्किल से, और उस पूरे ज़मीन में घर बना देते हैं। कहीं पौधों के लिए जगह नहीं रखते हैं, कहीं पर ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए जगह नहीं छोड़ते हैं। तो ये एक समस्या है। और रोड भी जो बन रहा है, पटना का बेली रोड एग्जाम्पल है आपके सामने। जो पुराना बेली रोड था उसमें दोनों साइड में बहुत सारे ट्री थे, आज के दिन में वो गायब है।
और अटल पथ भी आपने देखा होगा, बहुत अच्छा रोड है, बहुत सुंदर रोड है। और उसमें प्लांटेशन के लिए गमलों में पौधा लगा दिया गया, और गमलों में पौधा लगाने के लिए लगाने के बाद गर्मी के समय में उसमें पानी देने का कोई प्रावधान नहीं था, तो धीरे धीरे वो सूख गया। और इसमें आम नागरिक को भी हम दोष करते हैं कि जैसे आपके घर के सामने सरकार ने कोई पौधा लगा दिया, तो आप पानी तो दे ही सकते हैं ना उसमें, कि तो आप वेट करिएगा सरकार आएगी पानी बढ़ाएगी उसमें, तो आपके लिए है। तो जरा ये थोड़ा हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है कि हर काम सरकार का है, वो फेंकने से नहीं होएगा, ये कॉन्सेप्ट भी बदलना ये होगा। बदलना होगा। और पर्यावरण का जो समस्या है वो बिना जन भागीदारी का पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल। मैंने बहुत क्लोज क्वार्टर में देखा, चूँकि मैं 5 साल 4 महीना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन भी रहा। जी। लोग अक्सर ब्लेम करते रहते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि सरकार का जो संसाधन है, जी। कैपेसिटी है, वो लिमिटेड है, और ये प्रॉब्लम उससे बहुत बड़ा है। लेकिन अगर हम लोग जुड़ जाएं, आम नागरिक भी इसमें साथ दे, थोड़ा थोड़ा चिप इन करे, काम करे, तो उसका जो शक्ति है वो बहुत बढ़ जाए। बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन हम भी करें। जैसा कि आपने बताया कि जिम्मेदारी हमारी भी है, हमें सरकार पर, संस्थानों पर सिर्फ नहीं छोड़ देना चाहिए, उतनी जिम्मेदारी हमें भी है, क्योंकि हम भी उनके गोद में खेलते हैं, बड़े होते हैं और आगे बहुत कुछ करते हैं। तो क्या लगता है कि चुनौतियाँ भी हमारे सामने हैं, जनसंख्या नियंत्रण हो या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो या फिर क्लाइमेट चेंज हो, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमें विकास भी करना है। कैसे इसे देखते हुए हम प्रकृति की सुरक्षा कर सकते हैं? देखिए, ये जो आपने पॉइंट उठाया जन भागीदारी की, वो तो पहले ही मैं कह चुका कि बहुत ज़रूरी है। 2 एस्पेक्ट है, एक तो जनसंख्या में कंट्रोल होना और दूसरा लाइफस्टाइल में चेंज होना। लाइफस्टाइल को हम लोग बदलते गए हैं, और चूँकि मैं काफ़ी लंबा जी चुका हूँ पृथ्वी पर, इसलिए मैंने अपने आंखों से देखा है लाइफस्टाइल का चेंज क्या होता है। एक उदाहरण दूंगा कि जब मैं गर्दनी बाग में रहता था क्वार्टर्स में, मेरे फादर का क्वार्टर था, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो 3 कमरे का वो क्वार्टर था और एक फ़ैन था, कोई एसी नहीं था, कोई कूलर नहीं था। एक ही फ़ैन में हम लोग सारे जितने भाई बहन थे और पिताजी माताजी उसी में गर्मी में आके सोते थे, और फिट थे, स्वस्थ थे। अभी आप हम 74 साल के हो गए, अभी भी स्वस्थ हैं। हमारे जीवन काल में चेंज हुआ कि फ़ैन के संख्या बढ़ने लगा पहले, फिर कूलर आया, उसके बाद एसी आया। आज आप किसी मोहल्ले में घूम जाइए, हर घर में 2-3 एसी तो मिल ही जाएगा। ऑफिस में जाइए, ऑफिस में बड़े बड़े ऑफिस में एकदम जाल लगा रहता है एसी का, और सेंट्रलाइज एसी भी शुरू हो गया। और एक लाइफस्टाइल में मैंने ऑफिस में जो देखा अपने महावीर कैंसर हॉस्पिटल में या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, कि लोग ऑफिस का जो एसी है उसका बहुत बर्बादी करते हैं। रूम में रहे या नहीं रहे एसी ऑन चलता रहता है, क्योंकि अपना पैसा लगना नहीं है, ऑफिस का लगना है। घर में रहेंगे तो अपना पैसा लगेगा, तो जब से निकलेंगे तो ऑफ कर देंगे। लेकिन ऑफिस में बैठे रहेंगे तो घंटों चलते रहेगा, कोई बैठा है नहीं बैठा है। तो ये माइंडसेट है। आपको ये सोचना होगा कि आप तो पैसे की बात कर रहे हैं, आपके पॉकेट से पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन आप जो वेस्टेज कर रहे हैं, जो उपयोग कर रहे हैं इतना ज़्यादा, उससे पर्यावरण पर असर हो रहा है, उसका असर आपके स्वास्थ्य पर हो रहा है। तो अल्टीमेटली तो आप ही रिस्पॉन्सिबल है ना। व्हीकल का बात करें, वाहन का बात करें, पूरे मोहल्ले में 2 कारें थी हमारे समय में, बचपन में जब थे, एक डॉक्टर साहब के पास और एक इंजीनियर साहब के पास। बाकी लोग के पास साइकिल था, फिर स्कूटर आया, फिर मोटरसाइकिल हुआ। आज के दिन में हर घर में 2 गाड़ी है, और पान खाने भी कार पर चले जाते हैं। तो थोड़ा ये भी तो रोक लगाना होगा अपने आप पर कि कम से कम कुछ पैदल भी चलिए। आसपास के एरिया में कोई काम हो या ऑफिस हो या मार्केटिंग करना हो, सब्जी खरीदना हो, तो पान खाना हो तो आप गाड़ी पे जाएंगे। तो ये एक्युमुलेटिव है। आप तो सोच रहे हैं कि हम एक गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन शहरों में आप रोड पर देखिए गाड़ी का संख्या कितना हो गया, और हर आदमी सोचता है कि हम अपने बच्चे को, एक बच्चा एक गाड़ी में अकेला जाता है, स्कूल बस नहीं यूज़ करते हैं। बिल्कुल अशोक जी, सुविधाएं हमें जितनी मिले उतनी ही कमी होगी, समय का अभाव है, और तो मन उसी तो का कर रहा अर्थ भी कई सारी आपने बातें करें, लेकिन हमें इन सब चीज़ों को देखते हुए ये बिल्कुल सोचना होगा कि पर्यावरण में बदलाव लाने के लिए, उसे सुरक्षित करने के लिए, सेव करने के लिए हमें कोई पहाड़ों पर नहीं चलना है, कोई जंगलों में नहीं हमें घूमना है, बल्कि जहाँ रह रहे हैं वहीं से हम उनकी संरक्षण और उसे हम सुविधा प्रकृति को दे सकते हैं अपने हिसाब से। क्यों मुस्कान? बिल्कुल, और सब में इसकी भागीदारी और जिम्मेदारी बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सर बहुत आपका शुक्रिया आपका। थैंक्स, थैंक यू।